हेलो स्टूडेंट्स, एग्री बायो के चैप्टर नंबर 2 में पिछले वीडियो में अपन ने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था शॉटगन, जीन गन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल विधि। मेन टॉपिक अपना क्या चल रहा था, ट्रांसजेनिक पादप बनाने के लिए पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण की क्रियाविधि कर रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा था अपन ने जीन स्थानांतरण की क्रिया को। एक तो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण और एक अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण अपन ने शुरू किया था, जिसमें अपन ने अभी तक 2 विधियां कर ली है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की। पहली की अपन ने इलेक्ट्रोपोरेशन और सेकंड कर लिया अपने जीन गन या शॉटगन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल विधि। अब प्रत्यक्ष विधियों के अंदर ही तीसरा प्रकार अपन करते हैं, यानी तीसरी प्रत्यक्ष विधि जो है उसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। कुल 4 प्रत्यक्ष विधियां हैं, 2 अपन ने कर ली, 2 छोटी छोटी है वो आज अपन कर लेंगे। तीसरी प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि है जिसमें वाहक का उपयोग नहीं किया जाता है, वो है अपनी माइक्रो इंजेक्शन विधि। तो देखो नाम से पता चल रहा है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन यानी बहुत ही सूक्ष्म, एक तीक्ष्ण निडल वाली सुई जो होती है वो कोशिकाओं के केंद्रक तक पहुंचाना, और जिस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है उसी प्रकार से वाहक पीछे से दबाव लगा करके और वांछित जीन को कोशिका के केंद्रक में पहुंचाना। यानी नाम के अंदर ये अर्थ छुपा हुआ है कि इसमें क्या किया जाता है कि जैसे इंजेक्शन लगाते हैं वैसे किसी पादप कोशिका के अंदर इंजेक्शन स्वरूप वांछित जीन जो होता है उसको कोशिका के अंदर पहुंचाया जाता है। मगर आप जैसा सोच रहे हैं वैसे कोई बड़ा इंजेक्शन नहीं है। कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि दिखाई नहीं देती है अपन को नग्न आंखों से, तो जाहिर सी बात है कि उसके केंद्रक कितना छोटा होगा, केंद्रक तो बहुत ही सूक्ष्म है। अब उस केंद्रक तक अपन को किसी निडल को लेके जाना है तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम कितना बारीक होता है। यानी यहाँ पर सूक्ष्म निडल जो होती है वो कितनी बारीक होती है, इंजेक्शन फॉर्म के अंदर कितनी छोटा उपकरण होता है। पूरा काम मशीनरी है, मशीन से होता है पूरा काम, कोई हैंडवर्क नहीं होता है इसके अंदर। तो इसमें क्या किया जाता है माइक्रो इंजेक्शन विधि के अंदर, जैसे कोई एक पादप कोशिका है, ये एक पादप कोशिका बना ली मैंने, ठीक है। इस पादप कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ है, इसके अलावा अन्य सभी कोशिकाएं इसके हैं, ठीक है। इस पादप कोशिका को किसी मशीन के इंटरनल आंतरिक संरचना में बता रहा हूं कि किसी चारों तरफ से ठोस आधार के द्वारा इसको स्थिर कर दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, एक बहुत ही तीक्ष्ण सिरे वाली सुई जो होती है वो ली जाती है, और ये तीक्ष्ण सिरे वाली सुई जो होती है ये सुई इसके केंद्रक तक, इस कोशिका के केंद्रक तक स्थानांतरित की जाती है। ध्यान रखने वाली बात एक ये होती है कि इस विधि के अंदर पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट को ही निकालना पड़ता है, यानी कोशिका भित्ति हटानी पड़ती है। वही जो अपन ने किसमें की थी, इलेक्ट्रोपोरेशन में की थी। वो कोशिका भित्ति अगर रहेगी तो निडल जो होती है, सुई जो होती है, कोशिका भित्ति को भेद करके अंदर नहीं जाएगी, तो कोशिका भित्ति को हटाना पड़ता है, प्रोटोप्लास्ट को निकालना पड़ता है। तो ये तीक्ष्ण सिरे वाली एक सुई जो होती है वो इसके केंद्रक तक स्थानांतरित की जाती है, और फिर जैसे अपन इंजेक्शन लगाते हैं उस प्रकार से पीछे से दबाव दिया जाता है, यहाँ से प्रेस किया जाता है। तो इसके अंदर अपना वांछित डीएनए था, ये डीएनए जो होता है प्रेशर से इस सुई की सहायता से इस कोशिका के केंद्रक तक अंदर स्थानांतरित हो जाएगा। सीधा सा काम है, ये एक छोटा सा डायग्राम अपने किताब के अंदर दिया हुआ है। तो इसमें इस प्रकार से इंजेक्शन लगाते हैं उसी प्रकार से सूक्ष्म निडल की सहायता से वांछित कोशिका के केंद्रक के अंदर इस सुई को पहुंचा करके और जीन स्थानांतरण किया जाता है। ये वाली जो विधि है ये मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं के लिए ज्यादा उपयोगी थी, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है, तो आसानी से जो सुई जो होती है वो केंद्रक तक पहुंच जाती है। मगर वर्तमान में इसको पादप कोशिकाओं के अंदर भी काम में लिया जाने लगा है। माइक्रो इंजेक्शन विधि को कैसे लिया जाने लगा है, मैंने आपको बताया कि पादप कोशिकाओं में अगर कोशिका भित्ति को हटा दें तो वो जंतु कोशिकाओं के जैसे ही बन गई है, क्योंकि कोशिका भित्ति तो है बाहर की तरफ मोटा आवरण, उस कोशिका भित्ति को हटा लिया, यानी उसका प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया, फिर प्रोटोप्लास्ट के अंदर केंद्रक तक सुई को स्थानांतरित करके जीन का स्थानांतरण किया जाता है। तो ये वाली विधि जो है एक साधारण सी सामान्य सी विधि है जो जंतु कोशिकाओं के लिए बनी थी, मगर अब वर्तमान में पादप कोशिकाओं के लिए भी काम में ली जाती है। तो ये वाली विधि अपनी माइक्रो इंजेक्शन विधि है। इस विधि के द्वारा बहुत सारी पादप कोशिकाओं में रूपांतरण किया जा चुका है। रूपांतरण का मतलब वांछित जीन का स्थानांतरण किया जा चुका है। एग्जाम्पल स्वरूप जो तरुण भ्रूण होते हैं पादपों के, जो तरुण यानी ताजा या जो अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं वो तरुण भ्रूण कहलाते हैं। तरुण भ्रूण जैसे कायिक भ्रूण है, ये तरुण भ्रूण होते हैं। तो तरुण भ्रूणों में रूपांतरण सफलतापूर्वक इस विधि के द्वारा अब तक किया जा चुका है। अब जैसा कि अपन हर विधि के अंदर लाभ और हानि की बात कर रहे थे कि इस विधि के क्या लाभ है, इस विधि के क्या हानि है,
तो सबसे पहले अपन लाभ की बात करते हैं। तो इस विधि के मुख्य रूप से दो लाभ हैं कि रूपांतरण के अवसर बढ़ जाते हैं। पहला लाभ है रूपांतरण के अवसर बढ़ जाते हैं। रूपांतरण का मतलब मैंने आपको बताया कि जीन स्थानांतरण की क्रिया के अवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वांछित जीन को सीधे ही अपन सुई के द्वारा कहाँ पर पहुंचा रहे हैं, केंद्रक के अंदर पहुंचा रहे हैं, इसलिए रूपांतरण के चांसेस जो होते हैं इस विधि के अंदर बढ़ जाते हैं। दूसरा, डीएनए प्रवेश निश्चित होता है, यानी इसमें फिक्स है कि अपन ने जो डीएनए इस इंजेक्शन फॉर्म के अंदर लिया है ना, ये इंजेक्शन इसके केंद्रक तक निश्चित रूप से अंदर जाएगा। भाई बम्बारमेंट अपन ने की थी पिछली विधि के अंदर टंगस्टन या स्वर्ण के कणों से, तो वहां पर तो फिक्स नहीं था कि भाई डीएनए से लेपित ये जो कण होते हैं, माइक्रोप्रोजेरल कण हैं, वो निश्चित तौर पर कण इसके केंद्रक तक पहुंच ही जाए क्या, कुछ कण साइडों से भी निकल जाते हैं, मगर यहाँ पर फिक्स है कि जो अपने वांछित डीएनए लिया है वो नीडल की सहायता से इसको पादप कोशिका के केंद्रक तक पहुंचेगा ही। ये दो लाभ हो गए। अब इसके बाद में हानि की बात करते हैं अपन। तो हानि के अंदर दो हानियां अपन कर सकते हैं। पहली हानि तो ये होती है कि इसके अंदर एक इंजेक्शन से केवल एक ही पादप कोशिका के अंदर रूपांतरण किया जा सकता है। अपने पास एक इंजेक्शन है तो अपन एक सिंगल कोशिका के अंदर ही जीन स्थानांतरण कर सकते हैं। तो एक इंजेक्शन से एक ही पादप कोशिका में रूपांतरण, जबकि पिछली जो विधि की थी अपन ने शॉटगन वाली, उसमें तो अपन बम्बारमेंट कराते हैं, बहुत सारे कण निकलते हैं, बहुत सारी पादप कोशिकाएं सामने रखी है, पूरा पादप भी रख देते हैं, तो अनेक कोशिकाओं के अंदर जीन स्थानांतरण हो जाता है, मगर इसके अंदर एक ही कोशिका में जीन स्थानांतरण हो पाता है एक इंजेक्शन से। और दूसरी होती है इसकी, इस विधि के अंदर विशिष्ट उपकरणों की और विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल वेल ट्रेंड जो काम करने वाले साइंटिस्ट होते हैं और निश्चित प्रकार की मशीनरी या उपकरण इसके अंदर चाहिए, तभी ये काम पॉसिबल हो पाता है। तो ये हो गई अपनी माइक्रो इंजेक्शन विधि, छोटी सी विधि है। इसके बाद में अपन दूसरी विधि जो करते हैं, ये विधि है अपनी चौथी जो विधि है, तीसरी विधि ये हो गई है। फोर्थ विधि जो है उस विधि का नाम है लाइपोफेक्शन विधि। लाइपोफेक्शन, क्या नाम है? लाइपोफेक्शन विधि। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की लास्ट विधि है ये लाइपोफेक्शन विधि। सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं इस विधि को विकसित किसने किया था, यानी किस वैज्ञानिक ने इस विधि को बनाया था, या इसको किस वैज्ञानिक ने खोजा था या विकसित किसने किया था। तो वैज्ञानिक का नाम आता है बोंगेहम। बोंगेहम नाम के वैज्ञानिक ने इस विधि को विकसित किया था। पहला क्वेश्चन तो एक यही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, लाइपोफेक्शन विधि को विकसित किसने किया था? बोंगेहम नाम के वैज्ञानिक ने विकसित किया था। अब इस विधि के अंदर वांछित जीन का स्थानांतरण पादप कोशिकाओं में कैसे किया जाता है? इस विधि के अंदर, जैसे इस विधि का नाम है लाइपोफेक्शन, तो लाइपोफेक्शन विधि के अंदर लाइपोसोम या लिपोसोम बोल दो, चाहे इंग्लिश और हिंदी प्रोनाउंसिएशन का फर्क है ये, लिपोसोम या किताब में नाम लाइपोसोम दिया हुआ रहे, एक ही बात है। लिपोसोम या लाइपोसोम के द्वारा वांछित जीन को पादप कोशिकाओं के अंदर पहुंचाया जाता है। अब ये लिपोसोम या लाइपोसोम होते क्या है? देखो, आपने 11th क्लास के अंदर कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ी है, पादप कोशिकाओं की या जंतु कोशिकाओं की। कोशिका झिल्ली जो होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। मुख्य रूप से तो दो ही होते हैं, एक तो वसा होती है और दूसरी होती है वो प्रोटीन होती है, और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। मगर मुख्य रूप से दो संरचनात्मक घटक होते हैं कोशिका झिल्ली के। कौन कौन से? एक तो होती है वसा और एक होती है प्रोटीन। और वसा, प्रोटीन की तुलना में वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है कोशिका झिल्ली में। अब वसा जो होती है वो कौन सी वसा से बनी होती है? इसमें फोस्फोलिपिड, लिपिड बोल दो या वसा बोल दो, तो फोस्फोलिपिड के अणु जो होते हैं वो द्विआण्विक संरचना के अंदर व्यवस्थित होकर के कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। द्विआण्विक मतलब एक फोस्फोलिपिड का अणु जो होता है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि शीर्ष भाग होता है और नीचे पुच्छ भाग होता है। याद आ रहा है? तरल मोज़ेक प्रारूप, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक प्रारूप पढ़ा था अपन ने 11th क्लास के अंदर। उसके अंदर इस प्रकार का डायग्राम आपने बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होती है उसके अंदर फोस्फोलिपिड का एक स्तर इस प्रकार से होता है, जिसके अंदर शीर्ष भाग ऊपर है, कुछ भाग नीचे होता है। उसी प्रकार से ये एक स्तर हो गया पूरा ऐसे, और दूसरा स्तर जो होता है इसके विपरीत में यहाँ पर इसका शीर्ष भाग, इसकी साइड के अंदर कुछ भाग जो होता है वो अंदर की साइड में होता है। तो ये फोस्फोलिपिड जो होते हैं वो एक स्तर में ऐसे जमा हो गए, दूसरे स्तर के अंदर ऐसे जमा हो गए। ऐसे फोस्फोलिपिड का द्वि स्तर मिलकर के कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। यानी कोशिका झिल्ली के अंदर भी वसा या लिपिड पाए जाते हैं जो द्विआण्विक परत के अंदर, दो आणविक परत के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और इनके बीच बीच में
प्रोटीन्स के अणु पाए जाते हैं। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली बनती है। तो उस कोशिका झिल्ली में जिस प्रकार से फोस्फोलिपिड के द्विआण्विक स्तर बनते हैं, वैसे ही अपन क्या करते हैं, इन फोस्फोलिपिड का द्विआण्विक स्तर कोशिका से बाहर की तरफ एक गोलाकार आकृति के अंदर बनाते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं अपन, इस प्रकार से एक स्तर बनाया फोस्फोलिपिड का और इसके बाहर की तरफ एक स्तर और बनाया फोस्फोलिपिड का, तो दो अणु बन गए। यानी जो चीज मैंने इस प्रकार से रेखीय क्रम में बताई कि उनको गोल कर लिया मैंने, द्विआण्विक स्तर का एक फोस्फोलिपिड का एक गोलाकार अणु तैयार कर लिया और इसके बीच में अपन ने क्या किया, अपना वांछित डीएनए जो होता है जिसको कोशिका में प्रवेश कराना है वो इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, क्यों डाल दिया, किस प्रकार से कोशिका झिल्ली के अंदर ये संरचना अंदर जाएगी। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये फोस्फोलिपिड का बना हुआ ये द्विआण्विक स्तर जिसके बीच में अपना वांछित डीएनए है, इसमें बीच में क्या है, अपना वांछित डीएनए है। चारों तरफ फोस्फोलिपिड का एक स्तर ये और दूसरा स्तर ये, तो वसा की द्विआण्विक परत बोल सकते हैं। द्विआण्विक यानी दो अणुओं की बनी हुई परत, एक परत ये ऊपर वाली रही, एक परत ये अंदर वाली रही, बीच में अपना वांछित डीएनए रहा। इस प्रकार से निर्मित संरचना को अपन लिपोसोम या लाइपोसोम कहते हैं। ठीक है, इन लिपोसोम या लाइपोसोम की सहायता से ही पादप कोशिकाओं में वांछित जीन का स्थानांतरण किया जाता है, इसलिए इस विधि का नाम लाइपोफेक्शन विधि दिया गया है। अब कैसे जीन स्थानांतरण की क्रिया होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से जीन स्थानांतरण होता है। कि जैसे मैंने यहाँ पर ये पादप कोशिका झिल्ली बनाई है, ये कोशिका झिल्ली है द्विआण्विक स्तर से बनी हुई, इसको डायग्राम में ऐसे बना लिया है। ठीक है, ये कोशिका का बाहर का दृश्य है और ये कोशिका का अंदर का दृश्य है, यानी ये कोशिका का केंद्रक है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कोशिका जैसे मान सकते हैं, मगर अपन को तो एक भाग दिखाना है कि बीच में कोशिका झिल्ली आ गई है, प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया है, ये कोशिका झिल्ली है, फिर इसके बाद में यहाँ पर ये केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के अंदर इस कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। अब क्या होता है कि ये जो वांछित डीएनए जो है, इस वांछित डीएनए को अपन बिना इस फोस्फोलिपिड के बने हुए द्विआण्विक स्तर के अंदर पैक करके अंदर क्यों पहुंचाते हैं, इसका कारण ये है कि जो अपना वांछित डीएनए जो होता है वो जल के संपर्क में आने से या विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। न्यूक्लियेज एंजाइम वो एंजाइम जो डीएनए को विभिन्न भागों से काटते हैं या विदलित करते हैं। तो डीएनए को न्यूक्लियेज एंजाइमों से बचाने के लिए प्लस जल से बचाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, चारों तरफ से इसको लिपिड के द्विआण्विक स्तर के अंदर पैक कर दिया है। और अब ये लिपोसोम जो है ना, ये लिपोसोम आसानी से इस कोशिका झिल्ली को भेद करके अंदर की तरफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली में खुद के अंदर ये तो संरचना है, फोस्फोलिपिड का द्विस्तरीय पाया जाता है और यहाँ पर भी अपन ने लिपोसोम के अंदर फोस्फोलिपिड का द्विस्तर बनाया है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिपिड, यहाँ पर भी ऐसे ही लिपिड। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फोस्फोलिपिड का बना हुआ लिपोसोम जो होता है ये इस कोशिका झिल्ली के लिपिड अणुओं के साथ में आकर्षित होता है, जुड़ जाता है। धीरे धीरे ये इसके पास आता है और पास आने के बाद में कोशिका झिल्ली के अंदर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रोटीन्स के बीच में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से ये लिपोसोम जो होता है ये ऐसा का ऐसा ही इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी अपना काम तो इस वांछित डीएनए को प्रवेश कराना है, मगर अपन ने फोस्फोलिपिड के द्विस्तर में इसको पैक करके अंदर डलवाया, जिससे न्यूक्लियेज एंजाइमों से अपने वांछित डीएनए को बचाव भी मिला और साथ में आसानी से ये पूरा का पूरा लिपोसोम अंदर भी आ गया है। तो अंदर ये लिपोसोम जो होता है वो आ गया है। इस प्रकार से एक स्तरीय और फोस्फोलिपिड का बना हुआ दूसरा स्तर अपन ने ये बना लिया। ठीक है, और अंदर अपना वांछित डीएनए इसके अंदर यानी कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया, किसको, लिपोसोम को। ये लिपोसोम है, लिपोसोम अंदर आ गया है इस कोशिका झिल्ली को, कोशिका झिल्ली के छिद्रों से होते हुए। अब क्या होता है, अंदर लाइपेज एंजाइम होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर लाइपेज एंजाइम होते हैं। लाइपेज एंजाइम जो क्या करते हैं, लाइपेज एंजाइम जो लिपिड को अपघटित करते हैं। लाइपेज एंजाइम के संपर्क में आने से ये लिपिड अणु जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं और ये वांछित डीएनए जो होता है ना ये बाहर निकल जाता है। यानी अंदर आने के बाद में, इसके कोशिका तल में आने के बाद में वांछित डीएनए बाहर निकल गया और ये लिपिड का द्विस्तर जो होता है, ये द्विस्तर जो होता है ये अलग हो गया है। जगह जगह से लाइपेज एंजाइम इसको तोड़ दिया है, अब ये बिल्कुल फ्री हो गया है, वांछित डीएनए बाहर निकल गया है। अब ये वांछित डीएनए जो होता है ये आसानी से इस कोशिका की केंद्रक जो होता है उस केंद्रक के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। हो गया काम, अपना काम ये तो था कि ये जो डीएनए है इस डीएनए को भी अपने किससे निकाला है कि कोई वांछित कोशिका थी जिसके केंद्रक के अंदर ये डीएनए पाया जाता था। तो पहला काम तो अपने वांछित जीन की प्राप्ति होती है, तो इस डीएनए को अपन ने क्या किया, पहले बाहर निकाला। ठीक है,
एक साइड में अपन ने लिपोसोम बनाया वसा के द्वितीयक आणविक परत में। अब इस डीएनए को और इस लिपोसोम को दोनों को एक साथ लिया, यानी ये वाला जो डीएनए है इस डीएनए को अपन ने क्या किया, इस लिपोसोम के अंदर पैक कर दिया है और पैक करके अपन ने वांछित डीएनए को चारों तरफ से फॉस्फोलिपिड के द्विस्तरों से घेर दिया है। अब ये पूरी संरचना अंदर आएगी, अंदर आने के बाद में ये डीएनए जो होता है वापस अंदर आने के बाद में बाहर निकल जाएगा और इस डीएनए को इस कोशिका के केंद्रक तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से बोगेम्बम ने इस विधि को विकसित किया जिसमें लिपोसोम के द्वारा वांछित जीन को पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए इस विधि को क्या नाम दिया जाता है, लाइपोफिक्शन विधि नाम दिया जाता है। तो इस विधि के भी अपन लाभ और हानि करके अपना प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का टॉपिक जो है वो पूरा कर लेते हैं। तो इस विधि के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, 3 लाभ इसके अंदर कर सकते हैं अपन। पहला लाभ तो मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन में बता दिया था कि इस प्रकार से अपन जीन का स्थानांतरण करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अपना वांछित डीएनए जो है ना, इस वांछित डीएनए को सुरक्षा मिल जाएगी। किससे सुरक्षा मिल जाएगी, न्यूक्लिएज एंजाइमों से। न्यूक्लिएज एंजाइम इस वांछित डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो न्यूक्लिएज एंजाइमों से बचाने के लिए अपन ने चारों तरफ से इसको लिपिड के द्विस्तर में पैक कर दिया है। ठीक है, तो पहला तो लाभ ये हो गया कि न्यूक्लिएज एंजाइम से सुरक्षा हो जाती है वांछित डीएनए की। दूसरा, प्लाज्मोडेस्माटा से स्थानांतरण। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, 2 पादप कोशिकाएं आपस में जब जुड़ती है तो दोनों पादप कोशिकाओं के बीच के अंदर एक चैनल बनता है, एक रास्ता सा बनता है, उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जीन स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा वाला जो रास्ता है उस रास्ते से ये लिपोसोम्स जो होते हैं ये आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ये दूसरा लाभ हो गया है। और तीसरा, इस विधि के द्वारा कोशिका के अंदर केंद्रक में तो जीन स्थानांतरण होता ही है, इसके अलावा अपन ये चाहें कि कोशिका के विभिन्न कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, इनके अंदर भी अपन जीन स्थानांतरण करना चाहिए, क्योंकि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक वाले डीएनए के साथ में भी अपन वांछित डीएनए को जोड़ना चाहें तो वो भी इस विधि से पॉसिबल है। यानी पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले अन्य कोशिकांगों के अंदर भी जीन स्थानांतरण करना चाहिए तो इस विधि से संभव है। ठीक है, ये 3 लाभ हो गए। और हानि की बात करते हैं तो 2 हानियां अपन कर सकते हैं। नंबर 1, काइमेरिक पादप का निर्माण, जो अपन ने इलेक्ट्रोपोरेशन में भी किया था, शॉटगन के अंदर विधि के अंदर भी किया था। काइमेरिक पादप यानी भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादप बनना एक नुकसान हो गया है। और दूसरा, ये विधि जो होती है एक धीमी विधि है, बहुत धीरे धीरे जीन स्थानांतरण होता है। इसके अलावा महंगी विधि है, कॉस्टली पड़ती है। और तीसरा जो होता है उच्च कौशल की आवश्यकता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड साइंटिस्ट के अंदर चाहिए। तो ये हो गए हैं 2 हानियां। इस प्रकार से अपने प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, जिसमें अपन ने वाहक को काम में नहीं लिया था जीन स्थानांतरण में, सीधे ही डायरेक्ट अपन जीन को पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित कर रहे थे, इसकी 4 विधियां अपन ने पूरी कर ली है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में। पहली की अपन ने कौन सी, इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरी की शॉटगन, तीसरी की माइक्रो इंजेक्शन और चौथी की है लाइपोफिक्शन विधि। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर अपन अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, जिसके अंदर वाहकों के द्वारा जीन का स्थानांतरण कैसे किया जाता है, उसको अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।